जी स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 4.1। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। रिजल्टेंट हमने मालूम करना है और फोर्सेस हमें दी हुई हैं, और हम जानते हैं पीछे हमने पढ़ा था कि रिजल्टेंट मालूम करने के लिए एक मेथड इस्तेमाल होता है, यानी कि ऐड करने के लिए, एडिशन ऑफ फोर्सेस के लिए एक मेथड इस्तेमाल होता है जिसको हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। तो हमने यहाँ पे हेड टू टेल रूल के तहत जो है वो हमने वेक्टर्स को ऐड करना है फोर्सेस को, और जो फोर्सेस हैं उसने हमें दे दी हैं। क्वेश्चन में वो लिखता है फर्स्ट पार्ट में 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमने लिख दिया फर्स्ट फोर्स F1 10 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस, और सेकंड वो लिखता है 6 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। तो हमने लिख दिया सेकंड फोर्स जो है हमारे पास 6 न्यूटन है, F2 से रिप्रेजेंट किया है, और अलोंग वाई एक्सिस उसकी डायरेक्शन भी दी हुई है। और क्वेश्चन में लिखता है नंबर 3 4 न्यूटन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और तीसरी फोर्स जो है वो F3 हमने नाम दिया है, और वो 4 न्यूटन है और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड में, नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में। इसी तरह वाई एक्सिस जो है वो ऊपर की तरफ होता है, और नीचे की तरफ जो होता है नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो उसने कहा रिजल्टेंट निकालो, तो हमने एंड में लिख दिया रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना है। तो ओवरऑल डाटा में तीन फोर्सेस थी। F1 10 न्यूटन थी, वो एक्स एक्सिस की तरफ, F2 6 न्यूटन थी अलोंग वाई एक्सिस, F3 4 न्यूटन है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक फर्स्ट स्टेप जो है वो सिलेक्ट ए सूटेबल स्केल है। तो हमने एक मुनासिब स्केल बनाना है जो कि कॉपी विद इन द कॉपी जो है वो हम ड्रॉ कर सकें। तो हमने फ़र्ज़ किया कि 1 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है तो ऊपर दिए हुए जितने भी न्यूटन हैं इनको हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने इन्हीं को ही रिप्रेजेंट करना है सेंटीमीटर्स में। तो हमारा स्केल कहता है कि 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 न्यूटन जो है वो 2 सेंटीमीटर के होगा, और 6 न्यूटन जो है वो 3 सेंटीमीटर के, और 10 न्यूटन जो है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूटन वाली वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इससे कंफर्म होता है कि हमारा स्केल बिल्कुल सही बना हुआ है, क्योंकि एक साइड की वैल्यूज़ को लाजमी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो दूसरी साइड की वैल्यूज़ आ जाती होती हैं। तो ये स्केल बिल्कुल सही है। तो इस स्केल में हमने 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर फ़र्ज़ किया था, और 4 न्यूटन 6 न्यूटन और 10 न्यूटन जो हमारे पास गिवन थे उनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सूटेबल स्केल सेलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप जो है वो रिप्रेजेंट द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द स्केल है। तो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। पहला वेक्टर जो था हमारे पास, अगर आप देखें तो पहली फोर्स हमें दी हुई है 10 न्यूटन की एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और जो कि स्केल के मुताबिक जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने सबसे पहले रिप्रेजेंट किया F1 को, यानी कि एक हमने हॉरिजेंटल लाइन लगाई, वो 5 सेंटीमीटर की लाइन थी। स्केल से 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, जैसे आप छोटी क्लासों में लाइन लगाते रहे हैं सेंटीमीटर में। तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के बाद उसके राइट साइड में एक एरो लगा दिया, क्योंकि ये अलोंग एक्स एक्सिस था इसकी डायरेक्शन, और F1 रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह सेकंड जो था हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है और 6 न्यूटन है, और 6 न्यूटन हम जानते हैं 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई वर्टिकली अबव, ऊपर की तरफ 3 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, और एक्यूरेट 3 सेंटीमीटर लगानी है और ऊपर एरो लगा देना है। तो F2 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इसी तरह तीसरा जो हमारे पास गिवन था वेक्टर, वो है F3 इज इक्वल टू 4 न्यूटन और अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। 4 न्यूटन जो है उस स्केल के मुताबिक 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने 2 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई हॉरिजेंटली, और एरो जो है वो इस वक्त हमने लेफ़्ट की तरफ लगाया, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस जो होता है वो लेफ़्ट की तरफ होता है, और 2 सेंटीमीटर की एक्यूरेट होनी चाहिए, और F3 वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद हमने इनको हेड टू टेल रूल के तहत ऐड करना है, एडिशन करना है, और इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो ये जो ऊपर हमारे पास जो चार नज़र आ रहे हैं रिप्रेजेंट हुए हुए वेक्टर्स, इन्हीं को ही हमने हेड टू टेल रूल से जोड़ना है, और इनका साइज़ और डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। अगर ये पहला वेक्टर है F1, तो दूसरा वेक्टर F2 इसके ऊपर इस तरीके से ज्वाइन करना है
कि पहले वेक्टर के हेड दूसरे वेक्टर की टेल से जुड़ जाए एंड सो ऑन। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, ये हमने पहला वेक्टर ड्रॉ किया और फिर उसके बाद हमने दूसरा वेक्टर F2 ऐसा ड्रॉ किया कि उसकी टेल पहले वेक्टर के हेड से जुड़ रही है। फिर तीसरा वेक्टर हमने इस तरीके से ड्रॉ किया कि तीसरे की टेल जो है वो सेकंड वाला वेक्टर जो है उसके हेड के साथ जुड़ रही है। तो ये जो था कि पहला वेक्टर ड्रॉ किया और दूसरा की टेल पहले के हेड से और तीसरे की टेल जो है वो प्रीवियस वेक्टर के हेड से जोड़ दी, ये हेड टू टेल रूल कहलाता है। और इन तीनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, ये पहले वेक्टर की डायरेक्शन, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन और तीसरे वेक्टर की, ये वही है जो कि हमने रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्शंस बनाई थी और साइज भी उतना ही है इन तीनों का। उसके बाद ये जो आपको वेक्टर नज़र आ रहा है जो हमने ये ड्रॉ किया है फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक, ये वाला वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है और रिजल्टेंट वेक्टर को हमने आर से रिप्रेजेंट किया है और हमेशा इसकी टेल फर्स्ट के टेल के साथ जुड़ती होती है और इसका हेड लास्ट के हेड से जुड़ता है। ये हमने खुद से ड्रॉ किया, ज्वाइन कर दिया इन दोनों को। और इसकी जब हमने मेजरमेंट की तो मेजरमेंट जो है स्केल के मुताबिक 4.2 सेंटीमीटर आई। और ये जो एंगल है इसको हमने डी से मेजर किया तो ये 45 डिग्री का आता है। तो डी जब हम इस पॉइंट पे रखेंगे तो ये एंगल जो है हमारे पास आ जाएगा खुद ब खुद 45 डिग्री और यहाँ पे हमने 45 लिख दिया। और आर को जब हमने मेजर किया तो वो 4.2 सेंटीमीटर आया। तो हमने एंड में इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन खुद से लिखनी है और एंड में रिजल्टेंट भी लिखना है। रिजल्टेंट तो अभी हमने निकाला था जो कि 4.2 सेंटीमीटर था, लेकिन इसको हमने दोबारा कन्वर्ट करना है स्केल के मुताबिक और दोबारा न्यूटन में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द स्केल। आर जो है आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो न्यूटन में चेंज होता जा रहा है स्केल के मुताबिक। तो हमने यही किया कि जो वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में आई थी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया और वो हमारे पास आ गया 8.4 न्यूटन। जो रिक्वायर्ड रिजल्टेंट था वो 8.4 न्यूटन आ गया। और एंगल कितने का बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, वो हमने शो कर दिया। अब जहाँ तक ताल्लुक है इसकी कंस्ट्रक्शन की, ये जो लिखी हुई है सिंपली हमने ये डायग्राम बनाई है यहाँ पे, इसी को ही तरतीब से हमने लिखते जाना है। जैसा कि पहला वेक्टर हमने ड्रॉ किया था F1 और ये जानते हैं 5 सेंटीमीटर का था, तो हमने ये लिखना है ड्रॉ F1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और ये किस तरफ था, अलोंग एक्स एक्सिस था, तो हमने लिख देना अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद फिर हमने लिख देना ड्रॉ F2 और F2 कितने सेंटीमीटर था, 3 सेंटीमीटर था, तो हमने लिख दिया ड्रॉ F2 3 सेंटीमीटर। और फिर वो किस तरफ था, अलोंग वाई एक्सिस था। और फिर हमने ये भी बता देना है कि सच डैट कि उसकी टेल जो है वो प्रीवियस के हेड से जुड़ रही है, सच दैट इट्स टेल जॉइंस विद द हेड ऑफ F1। इसी तरीके से हमने तीसरे के बारे में बता देना है ड्रॉ F3 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का था और इसकी डायरेक्शन की किस तरफ है, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो हमने मेंशन कर देना है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और फिर सामने एंड में ये बता देना है सच डैट, क्योंकि इसकी टेल जुड़ी हुई है प्रीवियस के हेड से, सच डैट इट्स टेल जॉइंस विद द हेड ऑफ F2। उसके बाद हमने ये रिजल्टेंट का जिक्र करना है और रिजल्टेंट जो है हमारे पास, उसके बारे में ये बताएंगे कि हमने एक लाइन आर ऐसी ड्रॉ की जिसकी टेल पहले की टेल से जुड़ रही है और हेड लास्ट के हेड से जुड़ रहा है। तो हम एंड में लिख देंगे ड्रॉ वेक्टर आर सच दैट इट्स टेल जॉइंस विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड इट्स हेड जॉइंस विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर विच इज F3। तो ये जो है ये अपने अल्फाज में आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। बस ये बताना है कि किस तरीके से हमने इसको ज्वाइन किया है। तो ये कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद एंड में रिजल्टेंट आएगा जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर की मेजरमेंट बता देनी है और उसकी मेजरमेंट को न्यूटन में कन्वर्ट कर देना है और एंगल ज़रूर बताना है कि कितने का बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4.2। 4.2 में वो कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। फोर्स उसने हमें दे दी 50 न्यूटन की, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 30 दे दिया
और शुरू में कहता है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स और एफ वाई को कहते हैं। तो उसने फोर्स हमें दे दी थी 50 न्यूटन की, एंगल हमें दे दिया था थीटा का 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने को कहा था, तो एफ एक्स भी हमने निकालना है और एफ वाई भी निकालना है। और इन दोनों के फार्मूले रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में मौजूद थे। एफ एक्स जो है वो बराबर होता है एफ कॉस थीटा के, और एफ वाई जो बराबर होता है एफ साइन थीटा के। तो सबसे पहले हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा लिखा, उसके बाद हमने एफ की वैल्यू लिख दी जो कि 50 थी, और कॉस 30 क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 है। कॉस 30 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 0.866 आता है, और उसको 50 से मल्टीप्लाई करें तो 43.3। और एफ एक्स चूँकि फोर्स ही है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। इसी तरह एफ वाई का फार्मूला हमने अप्लाई किया और वैल्यूज हमने पुट कर दी। एफ की वैल्यू 50 थी, साइन थीटा की वैल्यू 30, साइन 30 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 0.5 और उसको 50 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाता है। तो 25 न्यूटन, क्योंकि वाई कंपोनेंट है फोर्स का, तो न्यूटन उसका यूनिट। 4.3 इसमें क्वेश्चन में वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड का मतलब एफ की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन 20 न्यूटन कितनी वैल्यू है, एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है। इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज, एफ एक्स की वैल्यू उसने हमें दे दी है 12 न्यूटन, एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन, और वाई कंपोनेंट एफ वाई होता है। तो उसने हमें डाटा में दो चीज़ें दे दी हैं, एफ एक्स की वैल्यू भी दे दी है और एफ वाई की भी वैल्यू दे दी है। एफ एक्स की वैल्यू उसने 12 न्यूटन दी है, एफ वाई की वैल्यू उसने 5 न्यूटन दी है। और दो चीज़ें मालूम करने को कहता था, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालनी थी, फोर्स की वैल्यू निकालनी थी, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि थीटा का एंगल कितने का बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो हमने कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई मौजूद है तो डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर होल स्केयर रूट। तो इसमें एफ एक्स और एफ वाई जो है वो गिवन है, और ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो हम पुट कर देंगे। एफ एक्स 12 था, 12 स्केयर आ गया, एफ वाई 5 था, 5 स्केयर आ गया हमारे पास। और 12 का स्केयर जो होता है वो 144 होता है, और 5 का स्केयर जो होता है वो 25 होता है। 144 और 25 दोनों को आपस में ऐड करें तो 169 आ जाता है, और 169 का स्केयर रूट हमने लेना है। और 169 का स्केयर रूट कैलकुलेटर से लें, या आपको मालूम है तो वैसे भी 13 न्यूटन होता है। 13 वैल्यू आ गई, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। अब हमने एंगल निकालना है, और एंगल के लिए हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में फार्मूला पढ़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू 5 गिवन थी, एफ एक्स की वैल्यू 12 थी। दोनों को जब डिवाइड कर देते हैं तो 0.4166 आता है। tan इनवर्स जो है कैलकुलेटर में शिफ्ट को दबाएं, उसके बाद tan को दबाएं तो tan इनवर्स बन जाता है, और उसके आगे वैल्यू लिख दें 0.4166, और इक्वल को दबाएं तो 22.6 आ जाएगा एंगल, जो कि एक्स एक्सिस के साथ फोर्स बना रही है। रिपीट कर रहा हूँ, tan इनवर्स अगर आपने मालूम करना है तो कैलकुलेटर में शिफ्ट को दबाएं, फिर tan को दबाएं तो tan इनवर्स लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद वैल्यू लिख दें 0.4166, और फिर इक्वल को दबाएंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा 22.6 विद एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल 4.4। 4.4 में कहता है ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन ए स्पैनर। फोर्स जो दी हुई है वो अगर हम डाटा में देखें तो हमने लिख दी है F इज इक्वल टू 100 न्यूटन is applied perpendicularly on a spanner at a distance of 10 सेंटीमीटर from the nut। फोर्स और नट का फासला जो होता है वो मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करता है,
क्योंकि मोमेंट आर्म जो है इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब है 10 सेंटीमीटर हमारे पास मोमेंट आर्म है। तो मोमेंट आर्म जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। इसको बड़े एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल भी लिख सकते हैं इसका नीचे, एल इज इक्वल टू, और 10 सेंटीमीटर है, लेकिन हम जानते हैं डिस्टेंस हमेशा मीटर में लेते हैं, तो हमने 100 से डिवाइड करके इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ 0.1 मीटर्स। और एंड में वो क्वेश्चन में कहता है फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द फोर्स। टॉर्क जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो टॉर्क अगर हमने निकालना है तो टॉर्क का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। टॉर्क होता है F इंटू एल, और F की वैल्यू हमारे पास गिवन है और L की वैल्यू भी गिवन है। मीटर्स में 100 F की वैल्यू, L की 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आ जाता है। और टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, और इनका यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। तो हमने यूनिट इसका अप्लाई कर दिया। उसके बाद है हमारे पास न्यूमेरिकल 4.5। क्वेश्चन है अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। एंगल जो है वो थीटा की होता है, उसकी वैल्यू 30 दे दी है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ एक्स होता है, वो 20 न्यूटन दे दी है। फाइंड द फोर्स, फोर्स हमने मालूम करनी है, इसीलिए हमने डाटा में लिखा है कि फोर्स मालूम करनी है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट एफ एक्स होता है, वो उसने हमें दे दिया 20 न्यूटन, और एंगल भी उसने हमें दे दिया हुआ था कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री थी, और विद हॉरिजेंटल जो है ये एंगल बन रहा था। तो ओवरऑल डाटा को जो है स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है कि एफ मालूम करना है, एफ एक्स गिवन है, और थीटा जो है हमारे पास गिवन है। तो थीटा, एफ एक्स और एफ में हमने एक ही फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो सिर्फ एक चीज़ अननोन है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 20 है, एफ अननोन है, और थीटा की वैल्यू जो है हमारे पास 30 डिग्री है। कॉस 30 कैलकुलेटर से मालूम करें तो 0.866 आता है, और ये एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 0.866। और जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 23.1। और एफ फोर्स जिसका यूनिट न्यूटन होता है ये हमें मालूम होना चाहिए, ये हमने इसके साथ लिख दिया। उसके बाद न्यूमेरिकल 4.6 क्वेश्चन है द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ ए रेडियस 16 सेंटीमीटर। रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसने हमें रेडियस दे दिया तो हमने लिख दिया रेडियस इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। और रेडियस डिस्टेंस ही है तो इसको ऐसा यूनिट मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, और मीटर में इसकी वैल्यू 0.16 मीटर आ गई। क्वेश्चन में लिखता है फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल। टॉर्क ऑफ कपल हमने मालूम करना है, ऑफ 50 न्यूटन फोर्स। फोर्स जो है उसने हमें दे दी है वो हमारे पास 50 न्यूटन है। अब वो कहता है टॉर्क ऑफ कपल जो है वो आप मालूम करें। और टॉर्क ऑफ कपल जो होता है उसका फार्मूला आपको नेक्स्ट पेज में नज़र आएगा, ये लिखा हुआ है, ये टॉर्क ऑफ कपल, ये हमने कपल के टॉपिक में पढ़ा था। F मल्टीप्लाई बाय ए बी, वेयर ए बी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, और F इज वन ऑफ द टू फोर्स। तो F मल्टीप्लाई बाय ए बी जो है वो टॉर्क ऑफ कपल है। इसका मतलब है फोर्स अगर मालूम है जो कि उसने हमें दे दी थी, और वो हमारे पास 50 न्यूटन थी, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन ए बी जो है दोनों फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये तो उसने नहीं दिया हुआ। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो ए बी तो है बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि दोनों फोर्सेस के दरमियान फासला है, और रेडियस जो है उसने हमें दे दिया था 16 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि रेडियस को डबल कर देंगे तो हमारे पास ये दोनों के दरमियान फासला आ जाएगा, जिसको डायमीटर ऑफ द स्टीयरिंग भी कह सकते हैं। और 16 सेंटीमीटर का डबल जो होता है वो 32 सेंटीमीटर होता है। या फिर
जो मीटर में वैल्यू थी 0.16, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.32 मीटर्स आ जाएगा। तो हम देखते हैं नीचे सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या काम किया, हमने ए बी की वैल्यू कैलकुलेट की। ए बी जो है दोनों फोर्सेस के दरमियान फासला है। आप चाहें तो यहाँ पे एक साइड में ए लिख दें और एक साइड में बी लिख दें। अपनी आसानी के लिए इस साइड में ए लिख दें और इस साइड में बी लिख दें। तो ए बी डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस है, तो हमने लिख दिया 2r, और r की वैल्यू हमारे पास 0.16 थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.32। ए बी कैलकुलेट हो गया है, तो इसका मतलब है फार्मूला टॉर्क ऑफ कपल अप्लाई कर सकते हैं। और टॉर्क ऑफ कपल जो है वो F इंटू ए बी है, और F की वैल्यू जो है वो हमारे पास 50 थी, वो हमने लिख दी। और ए बी की वैल्यू जो है 0.16 थी, वो भी हमने अप्लाई कर दी। और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आ जाता है। और टॉर्क ऑफ कपल बेसिकली टॉर्क ही है जो कि कपल का है, और टॉर्क का यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है।